ओके बेटा, तो यार हमने कहां तक कवर अप कर लिया? हमने साइन कन्वेंशंस की, उससे पहले इमेज फॉर्मेशन की, डिफरेंट टाइप्स की। ओके, अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं यार, कुछ और मेन टास्क की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे कि मिरर फार्मूला और न्यूमेरिकल। ठीक है, अब हम मेन बातों की ओर बढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स वगैरह कवर अप करेंगे। तो साइन कन्वेंशन में बेटा, अच्छा न्यूमेरिकल्स में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कब किस चीज को पॉजिटिव रखना है, कब किस चीज को नेगेटिव रखना है। एक हमारे पास यू हुआ करेगा, एक हमारे पास वी हुआ करेगा, एक हमारे पास एफ हुआ करेगा, उसका पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। हमने बोला हुआ है कि एज इट इज बेटा, जैसे जैसे एनसीईआरटी बुक में टॉपिक्स आते जा रहे हैं, हम उसके हिसाब से चीजों को कवर अप करते जा रहे हैं। तो अगली बात जो सबसे मेन आ रही है हमारे पास, दैट इज द मिरर फार्मूला। ओके, मिरर्स पढ़ लिए, मिरर्स की इमेज फॉर्मेशन पढ़ ली, अगली बात आएगी हमारे पास मिरर फार्मूला। तो इसके बारे में एक बात बोली जा सकती है कि मिरर फार्मूला इज अ फार्मूला which gives relation between, which gives a relationship between u, v and f। ये किस किस के बीच में रिलेशन देता है जी? u, v एंड f। u क्या है यहां पर? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v क्या है जी? इमेज डिस्टेंस। एंड f इज फोकल लेंथ। तो इट गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन u, v एंड f, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। तो सिंपल सा बेटा फार्मूला है, कोई खास बात है नहीं है। मिरर फार्मूला इज गिवन बाय 1 बाय u प्लस 1 बाय v इज इक्वल टू 1 बाय f। बस याद रखना है, इट इज इक्वल टू 1 बाय u प्लस 1 बाय v इज इक्वल टू 1 बाय f। तीन चीजें हैं u, v, f, दो हमें दिया करेंगे, एक हम निकाल लिया करेंगे जैसे क्वेश्चन आएगा। तो सिंपल सी कहानी, 1 बाय u प्लस 1 बाय v इक्वल टू 1 बाय f। इसकी कोई डेरिवेशन नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। 12th क्लास में बेटा इसको ड्राइव वगैरह भी कराया जाता है। तो आपके सिलेबस में 10th क्लास में तो सिर्फ आपके पास फार्मूला, हाँ इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स भी होंगे, मुश्किल वाले न्यूमेरिकल्स भी होंगे, हर तरह के हम कवर अप करेंगे। हमने बोला ना एंड में जाकर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से करूंगा, अभी मैं इसके बीच के जो क्वेश्चन है वहां से चल रहा हूं। हम एंड बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे जाके करेंगे। तो एक मिरर फार्मूला यही है, कोई खास बात नहीं है। एक बेटा अगली बात आती है मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि आपकी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितने टाइम्स इंक्रीज हो गई है। तो सिंपली बेसिकली मैग्निफिकेशन को हम किससे डिनोट कर देंगे? एम से डिनोट कर देंगे। मैग्निफिकेशन बेसिकली साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, वैसे ये किसके इक्वल है? साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। हाँ, इसको हम h2 बाय h1 भी लिख सकते हैं। फिर याद रखना पड़ेगा आपको, h2 बेटा किसका साइज? ऑब्जेक्ट का। h1 किसका साइज? इमेज का। जब हम कई तरह के डायग्राम्स बना रहे थे ना बेटा, तो ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपने ए बी, ये जितने भी सेंटीमीटर है, दिस ए बी लेंथ इज टर्म्ड एज साइज ऑफ इमेज। और ऐसी जो इमेज बन ऑब्जेक्ट, सॉरी, ए बी इज ऑब्जेक्ट। इमेज कभी सीधी बन जाती है, कभी उल्टी बन जाती है। तो मान लो ये सीधी बन रही है, तो ये जो लेंथ आ रही है, दिस इज साइज ऑफ इमेज h2, और ये ऑब्जेक्ट की लेंथ हुआ करेगी h1। ओके, अगर इमेज इरेक्ट बनी है, देखो ऑब्जेक्ट का जो साइज है h1, ये तो हमेशा सीधे ही रखते हैं ना, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव बेटा। लेकिन जो h2 है बेटा, इट मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। देखो सारी साइन कन्वेंशन ही है, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। अगर इमेज बनी सीधी इरेक्ट तो h2 पॉजिटिव आया करेगा। अगर इमेज बनी उल्टी यानी कि इन्वर्टेड, तो ये कैसा आया करेगा? नेगेटिव आया करेगा। तो h2 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। h1 आपका हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा जी। अगली बात, इस मैग्निफिकेशन के फार्मूले को v और u के टर्म्स में भी लिखा जाता है बेटा। इट इज गिवन एज माइनस वी डिवाइडेड बाय यू। मैग्निफिकेशन का फार्मूला किसके इक्वल लिखा जाएगा? इट विल बी इक्वल टू माइनस वी डिवाइडेड बाय यू, याद रखना। ओके, तो दो ही फार्मूले तो हमारे पास कुल मिलाकर। एक कौन सा जी? मिरर फार्मूला, 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी इज इक्वल टू 1 बाय एफ, या फिर मैग्निफिकेशन का विच इज इक्वल टू h2 बाय h1 विच इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू। कभी कभी हम डायरेक्ट इसको भी यूज कर लेंगे। ठीक है जी, तो अभी फिलहाल
हम बुक के हिसाब से एनसीईआरटी के टॉपिक्स कवर अप कर रहे हैं, जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करवा रहे हैं सारा का सारा। तो बुक में जो छोटे मोटे क्वेश्चन आ रहे हैं वो साथ के साथ ही कवर अप कर रहे हैं। इसके बाद बेटा आई थिंक देयर आर 1 और 2 एग्जाम्पल, बिल्कुल बुक के पेजेस के हिसाब से मैं आगे लेकर जा रहा हूं आपको। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक एग्जाम्पल 9.1, 2 क्वेश्चन है ऐसे एग्जाम्पल। ये कह रहा है कन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू मिरर। ओके, सिंपल सी बात, इसने क्या बोल दिया कि एज ए रियर व्यू। अब रियर व्यू वैसे ही कौन सा यूज होता है, कन्वेक्स यूज होता है ना, भी बताया होता ना, हम समझ जाते हैं कि मिरर कैसा है, कन्वेक्स है। ओके, हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। आर कितना बेटा इसका, इट इज गिवन इक्वल टू 3.0 मीटर। यहां से इसकी फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी 3/2 मीटर। सब कुछ किस में दे रखा है, मीटर में दे रखा है। अब कह रहा है बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। बस इज लोकेटेड फ्रॉम द मिरर। तो बेटा ये जो बस है ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रही है। यहां पर जो दिखेगी मिरर में वो इमेज होगी बस की, लेकिन बस कितनी दूरी पे पड़ी हुई है ये ऑब्जेक्ट है। कोई भी चीज करके बस पड़ी हुई है, एक बच्चा आ रहा है, बूढ़ा आ रहा है, बूढ़ी आ रही है, लड़का आ रहा है, लड़की आ रही है, सब ऑब्जेक्ट्स हैं जी। जो दिखेगा वो इमेज है, बाकी सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। दैट मीन्स बस की दूरी 5 मीटर, मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी 5 मीटर। ऑब्जेक्ट कितना होता है 5 मीटर दे रखा है। और ये हमेशा कैसे लेना है बेटा, हमने नेगेटिव लेना है। फाइंड द पोजीशन, पोजीशन फाइंड करनी है, मतलब वी फाइंड करना है नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन, नेचर एंड साइज। अब देखो नेचर कन्वेक्स है तो उसका वैसे ही क्लियर है। कन्वेक्स हमेशा और हमेशा कैसी इमेज बनाएगा भाई, इट फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। हमेशा इसने कैसी बनानी है बेटा, इरेक्ट इमेज। तो इसने हमेशा ही बनानी है वर्चुअल, हमेशा ही बनानी है इरेक्ट, और हमेशा ही बनानी है डिमिनिश। तो बेटा अगर हमने ये इतना जो भी हमने पीछे रिवाइज किया वो इसीलिए किया ना, हमें नॉलेज भी हो। तो भाई सॉल्व नहीं भी करोगे एटलीस्ट हमें नेचर तो पता है ना। बंदा कन्वेक्स आएगा तो उसने नेचर फेचर निकालने के लिए बोला है, आपके पास कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं, तो कम से कम ये लिख के आ जाना ना, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, और कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। ओके, बाकी वी की वैल्यू निकालनी है वो भी हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या यूज करेंगे, मिरर फार्मूला। तो यूजिंग बेटा 1/u 1/v 1/f। निकालना v है तो v को इधर रख लेते हैं, 1/f माइनस 1/u। अब सिंपली वैल्यू पुट करो, फोकल लेंथ कितनी दी हुई है 3/2। 3 2 ऊपर चले जाएगा जी घूम के आपका। ओके, तो 3/2 है ना बेटा, 2 नीचे है, 2 घूम के ऊपर चले जाएगा। इतनी कैलकुलेशन तो आती होगी। माइनस 1/u, u कितना है -5 है बेटा, ये प्लस कर देगा, ये प्लस हो जाएगा। भाई इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया इसका 15 आ जाएगा, 15 एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा 3 5 जाओगा। ओके 3 5 जा, तो यहां क्या आ जाएगा बेटा 10, यहां पर कितना आ जाएगा 5 3 जा 15, 3 हो जाएगा। आई थिंक इट इज 13/15। अच्छा एक बात का ध्यान रखना बच्चे, कई बार ना सबसे एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है, छोटी सी बात है लेकिन बड़ी कॉमन मिस्टेक है, वो सॉल्व करके यहां से निकाल के बड़ा खुश हो जाएंगे और आंसर लिख के आ जाएंगे 13/15। लेकिन बेटा आंसर 13/15 नहीं है। 13/15 तो अभी किसकी वैल्यू आई है, 1/v की वैल्यू आई है ना। उस तरफ तो क्या चल रहा है अभी 1/v चल रहा है। तो बेटा 1/v इज इक्वल टू 13/15। v किसके इक्वल आ जाएगा 15/13। ओके 1 पॉइंट समथिंग इसका क्या आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, इसका रिजल्ट आने वाला है 1 पॉइंट समथिंग। ओके ये रहा रिजल्ट इसका, भाई हमने पहले से इंतजाम कर रखा है। रिजल्ट कितना आएगा 1.15। एग्जैक्टली सॉल्व कर लोगे आ जाएगा 1.15 मीटर आएगा। ओके, और भी इसने बोला था नेचर साइज ऑफ इमेज। देखो एग्जैक्ट साइज निकालना हो तो ऑब्जेक्ट का साइज दिया होना चाहिए था, इसने ऑब्जेक्ट का साइज तो यहां पर दिया नहीं है, तो ऑब्जेक्ट का एग्जैक्टली साइज नहीं निकाल सकते। हम इतना बता सकते हैं कि इट विल बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, इमेज विल बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो 1.15 मीटर है एट द बैक ऑफ द मिरर। कन्वेक्स है तो कन्वेक्स फ्रंट में तो बनाएगा नहीं, ये आपका कन्वेक्स मिरर है, इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, जैसे यहां पर ये बस थी, तो इसने बैक पे ही बनानी है। राइट है, तो आंसर आ गया 1.15 मीटर एट द बैक ऑफ द मिरर। और नेचर मैंने बताई दी आपको कैसा होना चाहिए, इट शुड बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। इमेज के बारे में बोला जाएगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। ठीक है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज बाय अ फैक्टर ऑफ 0.023। अब इसका मतलब कहां से निकाल दी इसने, एक्चुअली इसने बेटा क्या निकाल ली, मैग्निफिकेशन निकाल ली। ओके,
मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होती है? माइनस वी डिवाइडेड बाई यू। ओके, मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस वी बाय यू। वी कितना आ गया मेरा? -1.15। यू की वैल्यू कितनी थी? यू वॉज -5। देखो, माइनस प्लस का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर माइनस आ रहा है तो माइनस ही पुट करना है, प्लस आ रहा है तो प्लस ही पुट करना है। तो ये माइनस आया था ना बेटा, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो m किसके इक्वल आ गया बेटा जी? 1.15 डिवाइडेड बाय 5। सॉल्व करोगे तो ये फिर आप करके देखना कैलकुलेटर से, कितना आ जाएगा बेटा? 0.23 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी 0.23। तभी उसने बोला हुआ है स्मॉलर इन साइज बाय अ फैक्टर ऑफ 0.23। मैग्निफिकेशन निकाल लिया। देखो, अगर आपकी मैग्निफिकेशन, ये नोट करने वाली बात है, इसमें तो खैर मुझे पहले ही पता था छोटी बनेगी। अगर आपकी मैग्निफिकेशन मैग्नीट्यूड में 1 से कम आ रही है, समझ जाना डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। ठीक है जी। अगर आपकी मैग्निफिकेशन साइन में बेटा पॉजिटिव आ रही है तो समझ जाना इरेक्ट इमेज। अगर नेगेटिव आ रही है तो समझ जाना इट विल बी एनलार्ज इमेज। और अगर मैग्निफिकेशन मैग्नीट्यूड में ग्रेटर देन 1 आ जाए तो समझ जाना मेरे भाई इमेज इज, जो मैग्निफिकेशन आई थी वो लेस देन 1 थी, इसलिए डिमिनिश्ड, और ऊपर से पॉजिटिव थी, इसलिए इमेज कैसी? इरेक्ट। पॉजिटिव होने के कारण इरेक्ट हो गई और लेस देन 1 होने के कारण क्या होगी? डिमिनिश हो गई। तो बेटा इजी सा क्वेश्चन था भाई, इसी को रिवाइज कर लो। कई बार क्या होता है डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ जाता है। ओके, 9.1 के बाद अगली बात आ गई बेटा आपका एग्जांपल 9.2। ये क्या कह रहा है इसको भी देख लो यार। इट सेज an object 4 centimeter in size is placed at 25 centimeter front of a concave mirror। मिरर कौन सा है भैया इस बार? कनकेव। इस बार बेटा ऑब्जेक्ट का साइज भी दे रखा है। ऑब्जेक्ट का साइज मतलब h1, अभी बता रहा था ना ऑब्जेक्ट का साइज मतलब h1 की वैल्यू दे रखी है। तो सॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया। h1 बेटा कितना दिया? 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। 25 सेंटीमीटर यू दे रखा है। 25 सेंटीमीटर यू कैसा लेना है? नेगेटिव -25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। भाई मेरे फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर, बट इट इज कनकेव। तो फोकल लेंथ कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। कनकेव की नेगेटिव आती है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। मिरर से स्क्रीन को कितनी दूर पे रखें कि शार्प इमेज आए? भाई मिरर से स्क्रीन को जहां पर रखोगे स्क्रीन पे इमेज बनेगी, तो मतलब इमेज का मिरर से डिस्टेंस चाहिए ना। दैट मीन्स हमें क्या चाहिए? v चाहिए। दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v। ओके, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज आल्सो। हमें नेचर के साथ साथ क्या चाहिए बेटा? साइज भी चाहिए। दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट h2 आल्सो। h2 कैलकुलेट करने के लिए बेटा मुझे क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी? मैग्निफिकेशन भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओके, एक बात देखते हैं नेचर के बारे में। अगर मैं बात करूं, फोकल लेंथ है 15, यू कितने? 25। वैसे ही हमने बात की यू 25 है, मिरर कौन सा है? कनकेव। फोकल लेंथ 15 है, तो यहां 15 पे फोकल लेंथ हो गई, और ये 30 पे क्या आएगा बेटा? इसका सी। और लेकिन ये 25 पे पड़ा हुआ है, तो यानी एफ और सी के बीच में पड़ा हुआ है। अगर आपका ऑब्जेक्ट एफ और सी के 25 यानी एफ और सी के बीच में हो गया बेटा, ये 15 है, ये 30 है, जो सी होता है डबल होता है ना इसका। तो अगर ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में, पहली बात तो इमेज जाएगी बियॉन्ड सी, तो मतलब मेरा वी बियॉन्ड सी आने वाला है। 30 से भी क्या आने वाला है? ज्यादा आने वाला है। वी आपका 30 से भी क्या आएगा बेटा? ज्यादा आ जाएगा। एक बात पहले आंसर के बारे में थोड़ा अंदाजा हो गया ना। ऊपर से जब ये इस तरह बनेगी बियॉन्ड सी, तो बियॉन्ड सी बनने वाली इमेज एनलार्ज भी होनी चाहिए। जब आप एफ और सी के बीच में रखोगे बियॉन्ड सी बनेगी, तो एनलार्ज भी होनी चाहिए, इन्वर्टेड भी होनी चाहिए। तो नेचर मुझे पहले से पता है भाई, इतनी नॉलेज मुझे है कि इट शुड बी एनलार्ज, इट शुड बी इन्वर्टेड। एनलार्ज होगी और कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। ओके, और v कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। बाकी कैलकुलेट करने से अपने आप बेटा हो ही जाएगा। जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला क्या है मेरे पास? 1/u 1/v 1/f। v हमने कैलकुलेट करना है, 1/f -1/u। v हमने कैलकुलेट करना है,
इट विल बी 1 बाय एफ माइनस 1 डिवाइडेड बाय यू. 1 बाय वी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एफ. एफ किसके इक्वल है भाई? -15 माइनस यू किसके इक्वल है? -25. ओके. 1 बाय वी एलसीएम लिया 75. यहां पे कितना आ जाएगा? 15 इंटू 5 -5 आ रहा है प्लस 25 इंटू 3 25 3 75. यहां 3 आ रहा है. 1 बाय वी इज इक्वल टू -2 बाय 75. दैट मीन्स बेटा v इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 2. आंसर नेगेटिव. v इज इक्वल टू 75 को अगर बेटा 2 से डिवाइड कर दो तो आई थिंक इट विल बी 32 पॉइंट आ जाएगा. ठीक है, 32.5 सेंटीमीटर आना चाहिए. और आंसर कैसा आ रहा है? नेगेटिव. तो v शुड बी इक्वल टू 32.5 सेंटीमीटर. नोट कर लो इसको, समझ लो इसको. किसके इक्वल आ गया? -32.5 सेंटीमीटर के इक्वल आ गया. इट इज इक्वल टू -32.5 सेंटीमीटर. तो बेटा v हमारा आ गया -32.5 सेंटीमीटर. एक बार इसको मिटा दे, आंसर मिला के देखते हैं कि हमारा आंसर मिला है कि नहीं मिला. होगा यहां पर आंसर जरूर. ओके, आंसर तो यहीं पे था. 37 डिवाइडेड बाय 37.5. मैंने गलत किया क्या? हाँ यार, मैंने तो बिल्कुल गलत कर दिया. 32 थोड़ी बनेगा. 75 को 2 से डिवाइड करोगे तो 37.5 ही. सॉरी भैया, कितना आएगा? 37.5 ही आएगा यार. 75 डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो इट विल बी 37 इंटू 2 कर रहे हो जब आप, तो 7 2 जा 14, 3 2 जा 6 और 1 74 आएगा ना. ठीक है, गलत कर दिया भाई, माफी चाहते हैं. तो आंसर कितना आना है इसका? 37.5 सेंटीमीटर आ जाएगा. ओके, तो आंसर आ गया बेटा 37.5. ऊपर से कैसा आया बेटा? नेगेटिव. अब नेगेटिव के कारण ही वो कह रहा है कि इट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर. देखो, अगर पॉजिटिव आ जाए तो बैक ऑफ द मिरर, नेगेटिव आ जाए तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर. ओके, अब v आ गया 37.5 बेटा. मैग्निफिकेशन भी चाहिए. मैग्निफिकेशन किसके इक्वल आ गई जी? मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू -v बाय u. इट इज इक्वल टू -v. v कितना आया भाई? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 37.5. u कितना था? आई थिंक इट वाज 25. तो बेटा मैग्निफिकेशन किसके इक्वल आ गई? ये नेगेटिव होता है. -37.5 डिवाइडेड बाय 25. यार इसको सॉल्व करना पड़े. ठीक है ना. 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगी. मैग्निफिकेशन 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगी. -37.5 डिवाइडेड बाय 25. अब मुझे क्या चाहिए बेटा? साइज ऑफ द इमेज. तो मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होती है? h2 बाय h1 भी होती है. यानी h2 किसके इक्वल हो गया बेटा? h1 इंटू मैग्निफिकेशन हो गया. यानी h2 बेटा जी किसके इक्वल हो गया? h1 की वैल्यू 4 दे रखी है इंटू 37.5. आंसर कैसा आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा. इसको सॉल्व कर लेना. ठीक है जी. इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो हाइट ऑफ द इमेज किसके करीब आ रही है? 6 सेंटीमीटर के करीब आ रही है. द इमेज इज इन्वर्टेड एंड एनलार्ज. अब सॉल्व करके देख लेना. अप्रोक्सीमेटली 6 के करीब ये आ जाएगी. 4 इंटू 37 डिवाइडेड 0.5 डिवाइडेड बाय 5 आएगी जी. m इज इक्वल टू h2 डिवाइडेड बाय h1. h2 इज इक्वल टू h1 इंटू m. m आ गई थी 37 डिवाइडेड बाय 25 है. आ जाएगी. 5 से तो नहीं आती. 5 नहीं, वो क्या था? 25 था. सॉल्व कर लेना जी. आंसर आपका ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा. 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 6 के करीब आ जाएगा. राइट है जी. तो ये दो न्यूमेरिकल हैं यार, छोटे मोटे से. ये भी हमने किए. देखो, अगर आपको सीरियसली रिविजन करनी है तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना. अगर आपको एक सीरियस रिवीजन करनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना. आप एनसीईआरटी बुक उठाओ, लाइन टू लाइन पढ़ना शुरू करो. जहां पे डायग्राम की प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, डायग्राम्स की प्रैक्टिस करो. जहां पे कुछ चीजों को बेटा लर्न करने की जरूरत पड़ती है, लर्न करो. अगर आपको नोट्स बनाने की जरूरत पड़ती है तो भाई नोट्स बनाओ, बुक में अंडरलाइन करो. लेकिन आपको एनसीईआरटी बुक में से एक शब्द भी नहीं छोड़ना. सब कुछ कवर अप करना है. बीच में अगर बॉक्स क्वेश्चन आते हैं तो बॉक्स क्वेश्चन भी करो. बीच में अगर बेटा इंटेक्स क्वेश्चन आते हैं तो इंटेक्स क्वेश्चंस भी करो. और अगर पीछे बैक एक्सरसाइज है तो बैक एक्सरसाइज का भी एक एक क्वेश्चन करो.
और फाइनली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी करो। जहां पे भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, 10th क्लास के साइंस के बच्चों को एनसीईआरटी में से एक भी चीज नहीं छोड़, यहां तक कि जो एनसीईआरटी में एक्टिविटीज दी होती हैं भाई उसमें से भी ये क्वेश्चन निकाल निकाल कर डाल देते हैं। हाँ, अगर आपने जैसे मैं बोल रहा हूं कर ली कि पूरा लाइन टू लाइन पूरा टेक्स्ट पढ़ा, इन टेक्स्ट क्वेश्चन किए, बॉक्स क्वेश्चन किए, पीछे बैक एक्सरसाइज के भी किए और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी किए, तो भाई पूरे 80 में से 80 नंबर आएंगे आपके, ये गारंटेड है। साइंस में एनसीईआरटी में से अगर सब कुछ कर लिया तो 80 में से 80 भी आ सकते हैं। बस एनसीईआरटी का दामन मत छोड़ना, ठीक है जी। तो हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। तो भाई अगर आप सीरियस स्टडी कर रहे हो तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा। दो बेटा इसमें सॉल्व क्वेश्चन थे, 9.1 कर लिया हमने, 9.2 भी कर लिया। ओके, अब ये दो चार और क्वेश्चन है, दो ही हैं, चार नहीं है। ये बॉक्स क्वेश्चन होते हैं इसके, ये भी छोटे मोटे से क्वेश्चन है, मे बी इनमें से कोई डायरेक्टली ना आ जाए। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। भाई क्या मजाक है ये भी कोई क्वेश्चन है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। रेडियस अगर 32 है तो फोकल लेंथ r/2 किसके इक्वल आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। तो भाई मैंने बोला आपको लगा बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन ये भी एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में आने का दम रखता है, तो इसलिए इसको करना ही पड़ेगा। सिर्फ 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अगला सवाल है बेटा दूसरा, अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। ओके, कनकेव मिरर है, वो मैग्नीफाइड इमेज देखो वर्चुअल भी बना सकता है, कनकेव फर्स्ट केस होता है उसका, और वो रियल भी बना सकता है, लेकिन उसने क्या बोला, रियल बना रहा है। तो कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो मैग्निफिकेशन कितनी दे रखी है सेकंड क्वेश्चन में, इट इज इक्वल टू -3, राइट है जी। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -3। रियल हमेशा नेगेटिव आएगी मैग्निफिकेशन, क्योंकि रियल इमेज इन्वर्टेड बनती है, ये भी ध्यान रखना है। तो मैग्निफिकेशन किसके इक्वल है भाई, -3 के इक्वल है। तो कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस यू कितना -10 सेंटीमीटर है। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, हमें पता है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v डिवाइडेड बाय u। तो मैग्निफिकेशन कितनी थी, -3 इक्वल टू -v डिवाइडेड बाय u की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे भाई, -10। ठीक है जी, ये माइनस माइनस यहीं पे कैंसिल हो गया, v किसके इक्वल आ गया, v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। अगर भाई मीटर में देगा तो रिजल्ट्स मीटर में आ जाएंगे, अगर सेंटीमीटर में देगा तो रिजल्ट्स सेंटीमीटर में आ जाएंगे, राइट है जी। तो ये बेटा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट देखो, हमने स्टार्ट किया रिवीजन ऑफ 10th क्लास फिजिक्स, जिसमें फर्स्ट चैप्टर लाइट है, जो दो पार्ट में है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में। तो ये हमने रिफ्लेक्शन वाला पार्ट एनसीईआरटी बुक का पेज दर पेज कवर अप कर लिया है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन, वो भी एक ही बार में खींच देंगे, पहले रिवीजन, फिर इनटेक्स्ट क्वेश्चन, फिर बीच वाले जो क्वेश्चन जो होते हैं एग्जांपल्स, और फाइनली फिर बैक एक्सरसाइज में बेटा कंबाइंड दे रखे हैं रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के, तो वो कंबाइंडली ही कवर अप करेंगे। तो भाई अब जाग जाओ, उठ जाओ, अब वक्त आ गया है पढ़ने का, इसके बाद उठने का वक्त भी नहीं बचेगा, इसके बाद वक्त ही नहीं बचेगा। तो जो भी थोड़ा सा समय बचा है उसमें रिवीजन करो, फिजिक्स की करो, केमिस्ट्री की करो, बायोलॉजी की करो, मैथ की करो, अदर सब्जेक्ट की भी करो। अब आपके पास बस ये जो लास्ट के 2 महीने बचे हैं, इसी में कुछ करने का वक्त है। तो उठो भाई, जागो और अपने आप को आगे बढ़ाओ। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिफ्रैक्शन के साथ। बाय बाय।